हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बाबा मैथ्स वाला। और इस लेक्चर्स में हम लोग शुरू करेंगे आपका सेक्शन सी का क्वेश्चन। क्लास 10th का जो सैंपल पेपर लॉन्च हुआ है टर्म 2 का, उसका सेक्शन सी का क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं। और बहुत ही बढ़िया लेक्चर है बिकॉज ऑफ कि हम वो हर कॉन्सेप्ट को बता रहे हैं जो टर्म 2 में यूज हो सकता है। ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि टर्म 2 में जो सैंपल क्वेश्चन पेपर लॉन्च हुआ है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन देगा। तो यदि उसी से रिलेटेड क्वेश्चन देगा तो आपको उसी से रिलेटेड जो थ्योरी और कॉन्सेप्ट है वो आपके अंदर आना चाहिए, आपके अंदर पता होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए सारी चीज़ें। तो चलिए अब हम लोग सेक्शन सी का सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 11 है। कह रहा है कि द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियाई ऑफ अ स्फेरिकल सेल्स आर 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट into solid cylinder of diameter 14 centimeter. Find the height of the cylinder, also the total surface area of the cylinder. सबसे पहले तो जो आप स्फेरिकल सेल देख रहे हो वो खोखला है ना, तो सेल है वो, यानी कि अंदर का कुछ पार्ट निकाला गया है, ठीक है ना। तो उसको क्या किया गया, मेल्ट किया गया और मेल्ट करके एक सिलेंडर बना दिया गया। तो मान लो ये तुम्हारे पास एक सिलेंडर क्या है, स्फेरिकल सेल है ना, स्फेरिकल सेल है जिसका इंटरनल रेडियस मान लो R1, एक्सटर्नल रेडियस R2, और इसी को पिघला करके मेल्ट करके बना दिया गया है आपका एक सिलेंडर, बना दिया गया एक सिलेंडर। और सिलेंडर का बेस डायमीटर आपको दिया हुआ है, तो रेडियस आपका क्या हो जाएगा, तो बेस डायमीटर कितना दिया हुआ है जरा देखा जाए। बेस डायमीटर 14 सेंटीमीटर दिया है तो रेडियस हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो इसका हमको निकालना है हाइट। तो एक कॉन्सेप्ट क्या लगेगा इसमें, अगर आप इसी चीज को पिघला करके अगर आप वो जनरेट किए हो, इसका मतलब ये हुआ कि इसका वॉल्यूम और उसका वॉल्यूम बराबर हो गया। यानी कि हम क्या कॉन्सेप्ट लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, क्योंकि इसी स्फेरिकल सेल से उस चीज को बनाया गया है। तो जितना मटेरियल इसके अंदर होगा उतना ही मटेरियल से उसको बनाया गया, तो वॉल्यूम अंदर का मटेरियल सेम है, भले उसकी ऊंचाई बढ़ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ठीक है। तो अब हमारा स्फेरिकल सेल का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई, और ब्रैकेट में हो जाता है कैपिटल R³ माइनस स्मॉल r³, क्योंकि बाहर वाला वॉल्यूम में से पूरा रेडियस कैपिटल R मानते हो, स्मॉल वाले को स्मॉल r मानते हो, तो बाहर वाला में से अंदर वाले को घटाना पड़ेगा, तब ये किनारे किनारे का वॉल्यूम निकलेगा। और ये हो जाएगा हमारा πr²h। तो उस रेडियस को आप r माने हो तो इसको R1 मानना पड़ेगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये पाई से पाई कट गया, ये आपका 4/3 हुआ, और r का वैल्यू आप क्या लिख दोगे, 5 का क्यूब, क्योंकि बाहर वाला जो स्फेरिकल सेल है उसका रेडियस 5 है और अंदर वाले का 3 है, तो यहाँ से 3 का क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ रेडियस तुम्हें 7 आया है तो 7 × 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 का स्क्वायर है, इंटू हाइट। तो हाइट निकालने के लिए 7 को इधर भेजना पड़ेगा। तो ये देखो पहले 4/3 हुआ, ये आपका 125 होगा और ये आपका 27 हुआ, इज इक्वल टू 7 × 7 और इंटू h। तो ये कितना आएगा, 4/3 इंटू, घटाइए तो 15 में से 7 गया था, 7 7 14, 15 8 बचा, ये हो गया आपका कितना, 11 में से 2 गया 9, और डिवाइडेड बाई में हो जाएगा 7 × 7, क्योंकि उधर का 7 h। तो 7 से काटिए, इसको कटेगा, और ये 3 से भी कट जाएगा, तो 3 तिया ना, 3 से नहीं कटेगा, ठीक है ना, 3 से नहीं कटेगा, तो 7 से काटो, 7 एकम 7, 7 चौके 28, फिर 7 दूना के 14, तो ये हो गया 4 दूना के 8/3, 8/3। तो ये जो हाइट हो गया आपका वो आ गया आपका, अगर पॉइंट में ले जाना चाहो तो ये हो गया 3 दूना के 6, 0.20 है ना, तो 3 दूना के 3 6 के 18, 3 6 के 18, यानी कि हाइट आपका लगभग जो हो गया वो 2.67 हो जाएगा, 6-7 मीटर, ठीक है ना। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है आप उसको पढ़िए, लिखा हुआ है कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल सप्लीमेंट्री द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ द कॉन्टेक्ट टू द सेंटर।
तो इस वीडियो का लिंक जो है हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, क्योंकि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये बनाया गया है, ठीक है ना। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, तो उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। हाँ, वो वीडियो जो है वो उसमें पूरा एनसीईआरटी का क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। तो अगर जो लिंक हम दिए हैं उस लिंक के थ्रू अगर आप जाते हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे ही जंप करके जाएंगे और उस वीडियो को देख सकते हैं। फिर उसके नीचे लिखा है और करके जो क्वेश्चन वो लिखा है कि 2 टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 है शायद एनसीईआरटी का, और इसका भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। वहाँ पे भी आप जाइएगा तो वो वीडियो पूरा एनसीईआरटी का बना हुआ है, लेकिन जंप करके आप वहाँ पे ही डायरेक्ट चले जाइएगा, जो लिंक के थ्रू अगर जाइएगा तब। तो आप वो वीडियो दोनों आप वहाँ से देख लें। अब आ जाते हैं हम लोग केस स्टडी 1 पे, जो क्वेश्चन नंबर 13 है। कह रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगुलेशन फॉर्म्स द बेसिस ऑफ नेविगेशन वेदर इट इज बाई लैंड, सी और एयर। GPS ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे पढ़िए। अ गार्ड स्टेशनड एट द टॉप ऑफ द 240 मीटर टावर, यानी कि एक गार्ड जो है वो कहाँ पे बैठा हुआ है, किस स्टेशन पे, एट द टॉप ऑफ 240 मीटर टावर। तो एक टावर है जिसकी लंबाई 240 मीटर है, उसके टावर के टॉप पे बैठा हुआ है, ये 240 मीटर है। अब आगे की कहानी क्या कह रहा है, ऑब्जर्व्ड एन यूनिडेंटिफाइड बोट कमिंग टुवर्ड्स इट, है ना। वो ऑब्जर्व करता है कि एक नाव जो है इसके तरफ आ रहा है। तो मान लो यहाँ पे नाव है जो इसके तरफ आ रहा है, ठीक है। अ क्लिनोमीटर और inclinometer is an instrument used for measuring angle of slopes tilt. The guard used the clinometer to measure the angle of depression of the boat coming towards the lighthouse and the found is to be 30 degree. कह रहा है कि 2 एंगल को मेजर करने का एक यंत्र है उसके पास, और उस यंत्र से जब वो देखता है यहाँ से तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहाँ पे ऑब्जर्वर है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब होता है कि पहले रे ऐसे निकलेगा उसके आंखों से, और उस आंखों के रे से वो जितना झुकेगा उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इन्होंने बोला है कि ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री मत लिख देना, पहले सीधा देखेगा ऑब्जर्वर और फिर वहां से जितनी आंखें नीचे करता है उसे हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो एक पार्टिकुलर टाइम में उसे मिला कि ये 30 डिग्री पे है, ठीक है। तो आगे कह रहा है कि मेक अ लेबल्ड फिगर ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन एंड कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द फुट ऑफ द ऑब्जर्वेशन टावर, यानी कि जिस टावर से जो ऑब्जर्व कर रहा है बंदा उसके फुट से ये जो बोट की दूरी है वो कितनी है, तो इसको x मान लो, ये दूरी तुम्हें निकालना है। तो सीधा दिखाई दे रहा है कि 1030 डिग्री, तो पहला का जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1030 डिग्री बराबर, इसको आप अगर मानना चाहते हो इसको मान लो ABC, लिख देना कि लेट BC इक्वल टू टावर एंड A इज अ पॉइंट विच इज x मीटर या x यूनिट x मीटर क्या अवे फ्रॉम द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। देन टेक ट्रायंगल जो भी है आपका ट्रायंगल ABC, और 1030 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर यानी कि 240 अब बट्टे बेस यानी कि x। तो अब हम लोग 1030 डिग्री का वैल्यू रखेंगे जो होता है 1/√3 और इक्वल टू 240 और बटे x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करोगे तो x बराबर आ जाएगा 240√3 और ये मीटर लिख दो। तो हम ये कहेंगे कि ऑब्जर्वर जो था वो 200 मतलब ग्राउंड से, मतलब जो टावर लगा हुआ है उसके फ्लोर से ये जो डिस्टेंस है वो तुम्हारा हो जाएगा 240√3 मीटर। अब अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि आफ्टर 10 मिनट्स द गार्ड ऑब्जर्व दैट द बोट वॉज अप्रोचिंग द टावर एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टावर इज रिड्यूस्ड बाई 240√3 - 1 मीटर। ही इमीडिएटली रेज द अलार्म। What was the new angle of depression of the boat from the top of the observation of the tower? कह रहा है कि 10 मिनट जब हुआ तो ये बोट जो है इसके तरफ आ रहा है, तो वो क्या किया कि वो अलार्म बजा दिया 10 मिनट के बाद। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कहानी क्या हुआ कि ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ आने में जो डिस्टेंस कवर किया है वो बोल रहा है कितना से वो डिस्टेंस माने पहले जो डिस्टेंस था उससे वो कितना कम हो गया, 240√3 और -1, इतना डिस्टेंस वो उधर चला गया। तो इसका मतलब अब ऑब्जर्वर को ऐसे देखना पड़ेगा
क्योंकि 10 मिनट के बाद यहीं पे ना ऑब्जर्व किया होगा। तो बताओ कि ये एंगल ऑफ डिप्रेशन अब क्या होगा 10 मिनट के बाद, जब ये डिस्टेंस जो है वो बोट 240√3 - 1 मीटर चल दिया हो। तो अगर ये एंगल निकालना है डिप्रेशन ऑफ एंगल, तो हम इस थीटा को मान लेते हैं, ये थीटा। अब ये थीटा निकालना है। अब ये जो डिस्टेंस होगी हमारी वो कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस हमारा ये है 240√3, और ये कितना कम हो गया तो उसको घटा देंगे। तो अब हमारा जो है इन ट्रायंगल बी सी, और इसको डी मान लो, इसको डी मान लो, है ना, ये पॉइंट को बी सी डी। tan थीटा बराबर क्या लिख दोगे, तो tan थीटा बराबर लिखोगे 240 बटे जो हमारा ये डिस्टेंस होगा ये वाला, उसके लिए हमको टोटल में से घटाना पड़ेगा। तो टोटल x था, तो 240√3 में से हम घटाएंगे क्या, तो 240 और ब्रैकेट में √3 - 1, ठीक है ना। तो सबसे पहले कॉमन्स वगैरह लो, क्या होगा कॉमन बताओ, क्या होगा कॉमन। 240 तो ऊपर है और नीचे हम क्या कह सकते हैं कि 240 हमारा कॉमन दिख रहा है दोनों में, तो यहाँ 240 हम कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें क्या बचेगा हमारा √3 बचेगा, फिर ये माइनस और ये पूरा क्वांटिटी बचेगा, तो माइनस ऑफ √3 - 1 बचेगा। ये 240 से 240 कट गया, और नीचे देखो ये 1 बाई ये भी कट जाएगा, क्योंकि √3 - √3 और ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो ये भी कट गया। इसका मतलब 1/1 आया। कितना आया जी, 1/1, देख सकते हो आप। तो इसका मतलब tan थीटा का वैल्यू 1 आ गया, इसका मतलब थीटा का वैल्यू क्या आ गया, 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द ऑब्जर्वर क्या हो जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। अब आपका केस स्टडी का दूसरा नंबर क्वेश्चन है पुशअप्स वाला, चलिए उसको भी शुरू करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन केस स्टडी 2 का है, कह रहा है कि पुशअप्स आर अ फास्ट एंड इफेक्टिव एक्सरसाइज फॉर बिल्डिंग स्ट्रेंथ। दिस आर द हेल्पफुल इज ऑलमोस्ट ऑल स्पोर्ट्स इंक्लूडिंग एथलीट्स, while the push-ups primarily target the muscles of the chest, arms and shoulders. Support required from other muscles help in the twining of the whole body. इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये कहानी बता रहा है कि पुशअप्स कितना बढ़िया होता है हमारे लिए। आगे कह रहा है कि नितेश wants to participate in the push-ups challenge. He want currently make 3000 push-ups इन अ 1 आवर। क्या करता है ये नितेश जो है वो पार्टिसिपेट करता है पुशअप चैलेंज में कि कौन सबसे ज़्यादा पुशअप मारेगा, समझ रहे हो। ही कैन करेंटली मेक 3000 पुशअप्स, जो शुरू में 1 घंटे में 3000 पुशअप कर ले रहा है, बट ही वॉन्ट्स टू अचीव अ टारगेट ऑफ 3900 पुशअप्स इन 1 आवर। लेकिन उसका टारगेट है 3900 पुशअप्स को करना 1 घंटा में, जबकि 1 घंटा में वो पहले 3000 ही करता था, ठीक है। फॉर विच द प्रैक्टिसेस रेगुलरली, जिसके लिए वो प्रैक्टिस करता है रेगुलर। विथ ईच डे ऑफ प्रैक्टिस ही इज एबल टू मेक 5 मोर पुशअप्स इन 1 आवर एज कंपेयर टू द प्रीवियस डे। कह रहा है कि इस कंपटीशन को प्रिपरेशन करने के लिए वो रोज जो है वो 5 पुशअप ज़्यादा मारता है एवरी डे, ठीक है ना, और अपने टारगेट को पूरा करने के लिए। If on the first day of practice he makes 3000 push-ups, जो प्रैक्टिस का जब शुरुआत दिन आता है तो वो 3000 पुशअप मारता है, and continuously to practice regularly till his target is achieved, और वो रेगुलर प्रैक्टिस करता है और रेगुलर वो पुशअप मारता है जब तक कि उसका टारगेट अचीव नहीं हो जाता है। कीपिंग द above situation in mind, answer the following question। इस सिचुएशन को दिमाग में रख के आप बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पहला कह रहा है कि फॉर्म एन एपी रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ पुशअप्स पर डे एंड हेंस द फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही नीड्स टू प्रैक्टिस बिफोर द डे हीज गोल इज एकॉम्प्लिश, है ना, एकॉम्प्लिश्ड, यानी कि उसका टारगेट पूरा होने के जस्ट 1 दिन पहले, जिस दिन टारगेट पूरा होने वाला है उस दिन के पहले वाला आप दिन बताइए कि कितना दिन में वो अपना टारगेट वाला डे पे पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले तो ये एपी बना रहा है, तो शुरू में वो कितना मारा, शुरू में देखो एपी क्या बनेगा, देखो कि शुरू में वो 3000 पुशअप मारा, फिर 5 पुशअप बढ़ा दिया, फिर 5 पुशअप बढ़ा दिया, तो इस तरह से वो बढ़ाया। और मान लेते हैं कि nth डे पे
एनवा डे पे, पहला डे तो ये था, दूसरा डे ये था, तीसरा डे ये था, एनथ डे पे वो पुशअप को टारगेट कर लिया। हेंस फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही नीड टू प्रैक्टिस बिफोर द डे हिज गोल इज अकॉम्प्लिश्ड। तो भैया हमको क्या निकालना है, हमको लास्ट टारगेट तो हमको कितना लाना है, हमको 3900 लाना है। आपको भी मालूम है कि यही टारगेट हमको दिया गया है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे Tn बराबर 390 100। इसमें एक कॉन्सेप्ट छुपा है, देखना ध्यान से। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 3900। तो a तो तुम्हारा बहुत प्यारा सा मिल जाएगा 3000 प्लस n माइनस 1 और d मिल जाएगा 5। क्यों, क्योंकि 3000 5 में से 3000 घटा देंगे तो d हमारा मिल जाएगा। यही होता है ना फॉर्मूला। तो ये हो गया 5 बराबर 3900। अब 3000 को उधर भेजो तो n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 3900 माइनस 3000। तो ये हो जाएगा 900 और 900 डिवाइडेड बाई 5 होगा उधर जाके। तो ये 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 वाटे 40 जीरो। अब देखो ध्यान से हमारी बात को सुनना, ये जो n माइनस 1 बराबर ये आया 180, यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि बिफोर द डे पूछ रहा है ना। तो 180 दिन उसे लगेगा। फाइंड द नंबर ऑफ डेज ही नीड्स टू प्रैक्टिस बिफोर द डे हिज गोल इज अकॉम्प्लिश्ड। अगर तुम n का वैल्यू अगर यहाँ से 181 लिख दो तो 181 आंसर नहीं होगा, क्योंकि 181वां दिन तो वो प्रैक्टिस कर चुका होगा, 39 पुशअप मार देगा। उसके एक दिन पहले पूछ रहा है, प्रैक्टिस करने के मतलब जो वो गोल अचीव कर लेगा उसके एक दिन पहले का दिन बताओ। तो हम क्या लिख देंगे कि 180 डेज है ना, मिनिमम डे पूछ रहा है ना कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ डेज। तो हम लिख देंगे कि 180 डेज आंसर पहले का, दिस इज द माई मिनिमम डेज। फिर दूसरा कह रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स परफॉर्म्ड बाय नितेश अप टू द डे हिज गोल इज अचीव। जब वो गोल अचीव कर लिया है, जब वो गोल अचीव कर लिया है वहां तक का बताओ कि वो टोटल पुशअप्स कितना मारा था शुरू से लेके अंत तक। तो यहाँ पे अब तुमको समेशन पूछ रहा है एपी का। क्या पूछ रहा है, समेशन कब तक का, जब वो मार चुका है, जिस दिन वो मार चुका है, मैंने वो कंप्लीट कर चुका है वहां तक का। साफ लिखा हुआ है कि गोल अचीव, और टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स निकालना है। तो भैया आपको एडिशन ही ना निकालना है, 3000 प्लस 3005 प्लस इसका सम निकालना है, तो आपको एसएन निकालना है। तो एसएन का फॉर्मूला क्या होगा, n/2 और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो n कितना है, n तुम्हारा 181 होगा, क्योंकि जिस दिन गोल हो चुका है मतलब वो अचीव कर लिया वहां तक का लिखना होगा। फर्स्ट टर्म तुम्हारा 3000 है और प्लस लास्ट टर्म तुम्हारा 3900 है। ठीक है जी। अब ये हो जाएगा 181/2 और ये 3000 इसको जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3900 में 3000 जोड़ोगे तो 3 3 6900, तो 6900 हुआ। तो ये कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाए, सॉरी 181 था ना, तो ये आपका 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 2 चौके 8 और 2 पाँचे 10 जीरो। अब तुम्हें क्या करना होगा, 181 में 3450 का गुना करना होगा। तो 3 अंकों का गुना एक लाइन में सीख लो। 181 का गुना करना है तुम्हें 3450 में, है ना, 3450 में। तो अब क्या करो कि 3450 को जीरो को छोड़ दो, जीरो तो हम बढ़ा ही देते हैं, 3 अंक का तीनों अंक का ही सीख लो। ये 4 अंकों का रूल लिखे हैं, 3 अंकों का ही सीख लो। ये हो गया 345 और 181 का गुना कर लो, लास्ट में जीरो बढ़ा देना, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो 3 अंकों का रूल ये होता है, पहले 5 एकम 5 फिर क्रॉस होता है, तो 4 एकम 4 और 8 5 40, तो दोनों को जोड़ते हैं तो 40 4 44, हाथ में लगा फिर से 4, 1 जीरो तो बढ़ाना ही है आपको लास्ट में, वो तो हम फाइनल में कर देंगे। ठीक है। अब देखो ये 3 का क्रॉस होता है ये ऐसे, यानी कि 3 का 1 में फिर 5 का 1 में, तो 3 एकम 3 5 एकम 5, तो 8 हुआ और 8 चौके 32, 32 और 8 40 हुआ, 40 और 4 फिर से 44, फिर हाथ में लगा 4, फिर 3 अंक के बाद 2 अंक का, तो इधर से एक ये करते हैं आप 38 के 24 और 4 एकम 4, तो 24 4 28 और 4 32, हाथ में लगा 3, फिर 3 एकम 3 और 3 6। तो फाइनल आंसर जो है हमारा वो कितना हो जाएगा, यहाँ से मैंने इसका वैल्यू 62,4,4,5,1,0 है ना, पुशअप्स इतना पुशअप मारेगा। ठीक है ना, 62,4,4,5,0।
तो इस तरह से हम लोग सिंपल क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट किए। अगर आपको आप शेयर करें अपने दोस्तों के पास, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियोस को पूरा कंप्लीट देखें, और लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। और एक और बात बता देते हैं आपको कि यहाँ के बाद कहानी ख़त्म नहीं होगी। टर्म 2 का जिस तरह का क्वेश्चन पेपर आपका आया हुआ है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर, उस तरह का एक एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो कि एकदम मोस्ट रिलेवेंट होंगे, आने लायक क्वेश्चन, उसको हम बनाएंगे और उसको सॉल्व कराएंगे। कम से कम हम लोग एग्ज़ाम आने से पहले तक 5 से 10 सैम्पल क्वेश्चन पेपर हम आपको बताएंगे, भेजेंगे और उसका वीडियोज़ अपलोड करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपका एक कॉन्सेप्ट पूरी तरह से बिल्ड हो जाएगा और आप ये 2 घंटे में आप उसको बनाने का प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। ठीक है ना? तो चलिए जल्द ही उसको भी लेकर आएंगे। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।